आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली बार यूनिट 7 डायरेक्टिंग जो है एक पार्ट पढ़ा था। अब हम आगे की ओर चलते हैं बिना समय ख़राब किए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। आप कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा रेड बटन साथ में आपको मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलिए बिना समय ख़राब के हम आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। हमने पिछली यूनिट में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े। हमने पढ़ा सबसे पहले एस सुपरविज़न, एम मोटिवेशन, एल से लीडरशिप और चौथा कम्युनिकेशन। हम ये वाला पढ़ना है। एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने SMLC। तो इसमें हम थर्ड पढ़ रहे हैं लीडरशिप। दिस वन लीडरशिप क्या होती है? नेतृत्व। नेतृत्व काम पर लोगों के व्यवहार को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सभी स्तरों पर प्रबंधक अपने अधीनस्थों को नेतृत्व करते हैं ताकि लोग एक नेता से इम्प्रेस होकर संगठन के उद्देश्यों के लिए काम करें। इसको हम लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व अपने अनुयायियों के साथ अच्छे संबंध रखने की क्षमता को दर्शाता है, उन्हें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब लीडरशिप एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ होती है। जो उसको फॉलो करने वाले होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ यही हमारे हित की बात कर रहा है और यही लीडरशिप है। लीडरशिप एक जन्मजात क्वालिटी है, जैसे कि हमारे आदरणीय मोदी जी, केजरीवाल जी और बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, योगी जी। तो ये सब जन्मजात नेता हैं, इनमें क्वालिटीज़ हैं। जब भी ये बोलते हैं आपको लगता होगा हाँ हमारे हित की बात कर रहे हैं। तो हम आगे की ओर चलते हैं। हम नेतृत्व की विशेषताएं पढ़ते हैं। नेतृत्व किसी व्यक्ति को दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। नेतृत्व दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नंबर 3, नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। कहने का मतलब एक नेता उसके जो फॉलोअर हैं उनके बीच संबंध को दर्शाता है। नेतृत्व संगठन के उद्देश्यों को प्राप्ति में बहुत हेल्प करता है। और ये भी फिर अगेन आ गया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये विशेषता आप किसी में भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। नेतृत्व की शैलियाँ, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। वो कह रहा है नेतृत्व शैली से हमारा अभिप्राय नेता के सामान्य व्यवहार से है। व्यवहार का है पैटर्न जो एक नेता के लिए सामान्य रूप से प्रदर्शित करता है, नेतृत्व की शैली कहलाता है। 3 तरह की ये शैलियाँ होती हैं। ये री दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू। एक होता है ऑटोक्रेटिक, पहले पढ़ रहे हैं हम ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दूसरी हम पढ़ रहे हैं ये वाली, दिस वन क्या होती है, पढ़ते हैं। 3 है, देखो। नंबर 1 पे ऑटोक्रेटिक, नंबर 2 पे लेजिस्फेयर और नंबर 3 पे डेमोक्रेटिक। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ, इसमें एक बॉस है ये वाला। ये क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, लो पार्टिसिपेशन। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश या सहभागी। इसमें निरंकुश का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, एक निरंकुश नेता आदेश देता रहता है इस बात से कि उन निर्देशों को बिना किसी सुझाव या विरोध के माना जाए। ये जो बॉस है इसमें ये जो बना हुआ है ये तीनों को अच्छी तरह ऑर्डर दे रहा है। 3 एम्प्लॉई हैं इसके, तीनों को ऑर्डर दे रहा है। बस ये किसी की सुनेगा नहीं, अपनी बातें जो बता दी, जो फाइनल कर दिया, जो रूल दे दिया वही बता दिया। ऑटोक्रेटिक में कोई भी कम्युनिकेशन फ्लो का नहीं होता। सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, ऊपर अधिकार जो ऊपर वाला है इसके पास रहेगा सारा अधिकार और ये अपने एम्प्लॉइज़ को सीधा ऑर्डर दे देगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता और इसे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता। एक तरह से अपनी बात पूरी थोपी जाती है और अगर कोई भी बोलने की कोशिश करता है तो उसको हटा दिया जाता है या नौकरी से भगा दिया जाता है, लेकिन सुना नहीं जाता। तो ऐसे में सारी की सारी शक्ति ने जो निर्णय है सब किसके पास होते हैं, जो बॉस है उसके पास होते हैं। इसको ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम ये वाला, लेजिस्फेयर बोलते हैं इसको। नंबर 2 लेजिस्फेयर। चलते हैं आगे। आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर जो बॉस है, ध्यान से देखें, एक ये बॉस है और ये अपने तीनों को हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब इसमें लेजिस्लेचर में कुछ हद तक वो एम्प्लॉइज़ की बात मान ली जाती है। ये ऑर्डर देगा इसको और ये एक तरह से ऐसा प्रोसेस चलता है। ये सुन भी सकते, थोड़ी बहुत सुन लेगा, 100% नहीं सुनेगा, ये फिर भी सुन लेगा। पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम। 2 है जनतांत्रिक नेतृत्व शैली, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर और तीसरा पढ़ रहे हैं हम अभी। देखिए ये है लेजिस्फेयर। क्या होती है ये, ध्यान से देखें।
एक जनतांत्रिक नेता समूह से परामर्श के बाद ही आदेश देता है। एक इसमें जो नेता ना डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा, पहले अपने एम्प्लॉई से डिस्कस करेगा और समूह की स्वीकृति के बाद ही नीतियों को लागू करता है। ऐसा नेता बिना सुनिश्चित दीर्घकाल योजना के अपने अधीनस्थों को आदेश नहीं देता, मतलब वो सीधा अपनी बात नहीं थोपेगा, पहले उनकी सुनेगा, उसके बाद वो ऑर्डर देगा। ऐसा नेता समूह द्वारा लिए गए निर्णयों को समर्थन करता है और ये कर्मचारियों को बहुत मोटिवेशन करती है जो शैली होती है, और काफ़ी हद तक कारगर है। इसमें देखो, आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा इसमें नेता क्या कर रहा है। ये नेता है दिस वन, ये सेकंड वाली है। नेता अनुयायी दोनों एक ही सर्कल में है, इसका मतलब दोनों एक ही घेरे में है। नेता सुन रहा है अनुयायी की, दोनों एक जैसे हैं। एक सर्कल का मतलब हो गया ये वाला सर्कल दोनों सेम है। इसका मतलब एक ही घोड़े में एक संगठन के उद्देश्य के अंतर्गत या उसकी सीमाओं के अंदर रहते काम करेंगे और सुनेंगे एक दूसरे के आपस में। लेकिन जो निरंकुशवादी होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, पहली पड़ी थी, उसमें ऐसा नहीं होता। नेता बाहर की तरफ है और ये अलग है। देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नेता का बड़ा सर्कल भी है, छोटा भी है। नेता अपनी चला रहा है और ये सिर्फ ऑर्डर देगा, इसको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है नेता सुनेगा भी, डिस्कशन भी करेगा और सारे काम करेगा। ठीक है। और ऊपर एक छोटी सी बात रह गई थी, निरंकुश को कब प्रयोग करना चाहिए? जब समय उपलब्ध ना हो, जब नेता समूह का सबसे बड़ा हो। ठीक है। और इसका प्रयोग कब करना चाहिए? जनतांत्रिक का, लेजिस्लेचर का, उन स्थितियों में जहां समूह के सदस्य कुशल हों, मतलब सारे जो सदस्य हैं वो आपको लगता है इंटेलिजेंट है, अपनी नॉलेज बांट सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जब योजना के निर्माण में क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। और एक होता है, अभी हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे, अहस्तक्षेप, या थर्ड वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए आगे चलते हैं, थर्ड देखेंगे। ये रहा अहस्तक्षेप शैली, थर्ड वाली, डेमोक्रेटिक भी बोला जाता है इसको। इसमें ये बॉस है, ये एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं, बी और सी, और डी और ई भी आपस में कर रहे हैं, और यहाँ से बी ई से भी बात कर सकता है और डी सी से भी बात कर सकता है। मतलब सारे एम्प्लॉय फ्री हैं, बॉस सबसे अलग ही है। तो इसमें क्या होता है, इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत अपने अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। यहाँ पर फ्रीडम मिली है सारे एम्प्लॉयज़ को। ऐसा नेता शक्ति और अधिकारियों का प्रयोग कम करता है, ये अपने सदस्यों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और नेता का कार्य भाई लोगों से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को अधीनस्थ तक पहुँचाना होता है सिर्फ, और सारा काम ये जो है एम्प्लॉय आपस में करते हैं। एक तरह से यहाँ एक सब आपस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बी ई से कर रहा है, सी डी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी ई से भी कर रहा है और सी डी से भी। तो ये बोला जाता है आपको डेमोक्रेटिक। थर्ड वन है, तीसरी डेमोक्रेटिक। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हस्तक्षेप शैली का प्रयोग कब करना चाहिए? जब अनुयायी अधिक कुशल हों, अनुभवी हों और हाईली एजुकेटेड हों और सफलतापूर्वक उस काम को कर सकें। अनुयायी विश्वसनीय हों। और कहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? जब नेता की अनुपस्थिति में अनुयायी असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर लगता है कि नेता नहीं मान रहा एम्प्लॉयज़ को, जब नेता अपने अनुयायियों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान करने में असक्षम हो। और हम चौथा अब जो इसका एलिमेंट है वो पढ़ेंगे, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सी। हमने पढ़ा था SMLC, तो अब ये वाला डायग्राम पढ़ रहे हैं हम। सी से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संदेश को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है ताकि वे पारस्परिक समझ बना सकें। प्रबंधक की निर्देशन क्षमता मुख्य रूप से प्रबंधक की संचार दक्षता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब होता है जब एक बॉस अपने सारे आइडियाज़, अपने विचार, अपनी बातें, अपने भाव अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना चाहे, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एक प्रेषक होता है जो भेजता है, एक संदेश होता है जो मैसेज दिया जाना है, एक एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब होता है सूचनाओं को विचार चिन्हों जैसे जिस फॉर्म में आप उन्हें भेजेंगे, और नंबर जो किस मीडियम से भेजेंगे। और नंबर 5 डिकोडिंग का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में आप अपने मैसेज को समझाना चाहते हैं उसी फॉर्म में वो उसको एक्सेप्ट करे। और छठा होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो उसको प्राप्त करेगा। छठा कौन होता है? प्राप्तकर्ता, जो उसको प्राप्त करेगा। प्रतिपुष्टि क्या होता है? फीडबैक, प्राप्तकर्ता की सभी गतिविधियों को सम्मिलित हैं जो यह बताती है कि उसको मिला है या नहीं मिला है संदेश। और नंबर 8 पे शोरगुल या ध्वनि, ये एक तत्व है जो सूचना में बाधा डालता है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसकी प्रोसेस है। ये रही, ध्यान से देखें। पहले एक सेंडर मैसेज भेज रहा है, ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा। अच्छा, मैसेज एनकोडिंग की फॉर्म में जाना चाहिए। एनकोडिंग मतलब जो बताना चाहता है, जिस विचार जिस भाव में, उसी तरह जाना चाहिए। मीडिया के थ्रू भेजा गया। इसे डिकोडिंग मतलब क्या, उसने उसी भाव में समझा जिसमें वो मैंने भेजने वाला भेजना चाह रहा था, रिसीवर ने प्राप्त किया। उसके बाद रिसीवर ने अपना फीडबैक दिया
और उसके बाद ये सेंटर गया। तो ये सारा नॉइस यहाँ पर जो दिखाया गया वो ये है कि इतने जगह में नॉइस हो रहा है, और ये सारी की सारी प्रोसेस जो हमने 7-8 स्टेप पढ़े थे वही सारे हैं। ठीक ठीक प्रोसेस है, पढ़ लेना। आप संप्रेषण का महत्व पढ़ रहे हैं हम। समन्वय के आधार के रूप में काम करना, कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा है, मेरिट। ये एक जो हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है उसके बेस के लिए काम करता है, क्योंकि मैसेज जो है जो बॉस कहना चाह रहा है अपने जूनियर्स को उसी फॉर्म में उसी रूप में पहुंचनी चाहिए जैसा वो चाह रहा है। दूसरा, इससे निर्णय लेने के आधार में क्रम में निर्धारित करना, इससे निर्णय लेने में आसानी होती है। नंबर 3, प्रबंध की कुशलता को बढ़ाती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 4, सहयोग और औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलता है। प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना होती है और संस्था को अच्छे से चलाने में बहुत बहुत हेल्प मिलती है। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, ऐसे हम पढ़ रहे हैं औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। क्या होता है? औपचारिक फॉर्मल, जब कार्यालय से संबंधित विचारों, संदेशों, सूचनाओं का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित तरीके से होता है, इसे औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कोई बॉस, मान लो एक बॉस अपने जूनियर्स को कुछ बताना चाह रहा है, सीईओ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर को बताना चाह रहा है, वो मेल करके बता रहा है, तो उसको ये औपचारिक संप्रेषण। और इसको कैसे बांटते हैं हम? ये वर्टिकल भी होता है, लंबवत होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। दोनों पढ़ेंगे। ये वर्टिकल पढ़ रहे हैं पहले हम। वर्टिकल में क्या होता है? औपचारिक श्रृंखला के माध्यम से ये ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ऐसे वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ऊपर की ओर संदेशों, सुझाव, शिकायत आदि चलते हैं, और जो ऑर्डर वगैरह सारे चलते हैं वो सब नीचे चलते हैं। दूसरा होता है समतल। समतल का मतलब ये इसकी फॉर्म में चलता है। अब हम आगे चल रहे हैं। औपचारिक संप्रेषण के लाभ। औपचारिक संप्रेषण के क्या फायदे हैं? और सूचनाओं का निश्चित रास्ते में प्रभाव हो जाता है, इससे जानकारी में आसानी मिलती है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने में आसानी मिलती है, और नियंत्रण में सुगमता मिलती है। इसकी कुछ लिमिटेशन है। फॉर्मल में टाइम लगेगा, जब बॉस बोलेगा तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस पूरा होगा, उसे टाइम काफ़ी लगेगा। इससे व्यक्तिगत रुचि का अभाव हो जाता है, कार्य में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये रहा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इनफॉर्मल क्या होता है? संचार की औपचारिक रेखाओं को अपनाए बिना ही संप्रेषण अगर कर दिया जाता है तो उसको इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल में प्रॉपर चैनल से मेल करके, मैसेज करके, लिखित फॉर्म में, डायरी करके किसी भी तरह दिया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट में बोल दिया जाता है, तो उसको इनफॉर्मल कहते हैं। और इसमें कोई निश्चित दिशा मार्ग नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लो एक बॉस ऑर्डर दे रहा है अपने एम्प्लॉइज़ को, और वो प्रॉपर मेल से प्रॉपर लिखित में ऑर्डर निकाला है तो फॉर्मल है। लेकिन फॉर्मल में बस उसने जैसे भिजवा दिया, ऐसी सिंपल बोल दिया या कैसे बोल दिया, तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। तो आगे कह रहा है वो अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ क्या हैं, पढ़ लेना। इससे कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से होता है, संबंधों में घनिष्ठता रहती है, सामाजिक संतुष्टि होती है, और इससे संप्रेषण प्रभावी बनता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन। इसकी अगर हम गलत संदेश देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, अफवाहें ज़्यादा बढ़ती हैं इससे, और असंगठित और अनियमित रहता है, और गोपनीयताओं का भी इसमें कई बार हो जाती हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ये फॉर्मल का है, ये इनफॉर्मल का है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पढ़ रहे हैं। पहला जो फॉर्मल है क्या होता है? यह अधिकार दायित्व पर आधारित है, और यह व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर आधारित है। नंबर 2, इसमें संप्रेषण मार्ग पूर्व निर्धारित होते हैं। वाहिका का मतलब कहाँ से आते हैं। इसमें कोई भी मार्ग पहले से निर्धारित नहीं होते। नंबर 3, इसमें देरी से निर्णय ले जाते हैं, क्योंकि फॉर्मल है, टाइम लगेगा, हर किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, इसमें तुरंत डिसीजन हो जाएंगे। नंबर 4, इसकी प्रकृति कठोर होती है, सुधार नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति आसानी होती है और इसमें सुधार किया जा सकता है। और लास्ट अभिव्यक्ति, इसमें संदेश लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है और इसमें मौखिक रूप से ही व्यक्त किया जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बाधाएं, और इन बाधाओं पर प्राप्त करने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5-4 नंबर में ज़रूर आता है, इन्हें अच्छे से कर जाएँ। 4 हैं ये। नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, ये रहा भाषा संबंधी बाधाएं। मान लो मेरी लैंग्वेज कुछ और है, समझने वाले की कुछ और है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, एक बॉस इंग्लिश में बोले जा रहा है जबकि एम्प्लॉय नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाषा संबंधी बैरियर रहते हैं। इसकी ये निम्नलिखित बाधाएं होती हैं।
अगर आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे संदेशों की गलत व्याख्या हो जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। अलग अलग भिन्न और चिन्ह वाले शब्दों के प्रयोग से अर्थहीन हो जाता है। नंबर 3, आपने गलती से अनुवाद जो ट्रांसलेशन की गलत है, संदेश गलत पहुंचेगा। नंबर 4, आपको जब ऐसा वर्डिंग यूज़ करें उसे समझ नहीं आ रही तो उससे तकनीकी भाषा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ कर रहा है लेकिन एम्प्लॉय समझ नहीं पा रहा। और अस्पष्ट मान्यताओं के पीछे अलग अलग मतलब निहित होते हैं जिससे कि काफ़ी दुविधा आ जाती है। नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये पहला था भाषा संबंधी, अब है मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं इसको। मानसिक रूप से अशांत कोई भी यह संदेश वाहन को सार्थक बनाने रुकावट बना सकता है। ये कौन सी होती हैं साइकोलॉजिकल, हम पढ़ते हैं। समय से पहले मूल्यांकन गलत हो सकता है। बॉस कुछ कहना चाह रहा है, एम्प्लॉय ने पहले से ही को अपनी माइंड में सेट कर लिया ऐसा बोलेगा, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये इसमें आता है। ध्यान की कमी, जो ध्यान की कमी का था, एम्प्लॉय बहुत ध्यान से नहीं सुन रहा, मतलब फिजिकली ही इज प्रेजेंट, मेंटली ही इज नॉट प्रेजेंट, तो जो गलत समझेगा जो भी बॉस बोल रहा है। तीसरा, प्रसारण द्वारा हानि तथा कमजोर ठहराव। जब संदेश कई लोगों के मध्य होकर पहुंचता है तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते उसका जो है स्वरूप भी बिगड़ जाता है। कहना कुछ चाह रहा था, बॉस ने कुछ कहा और बात कुछ और पहुंची, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल। नंबर 4, अविश्वास। इस प्रकार एक दूसरे पे अगर हम अविश्वास कर रहे हैं या उसके मूल भाव को नहीं समझ रहे हैं तो इसमें आता है। तीसरा, नंबर 3 पे आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं। ये कौन सी होती हैं? इसमें संदेशवाहन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये इस प्रकार की होती है। नंबर 1, यदि संगठनात्मक नीतियां संचार के मुख्य प्रभाव का समर्थन नहीं करती तो बाधा उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब बॉस ने पॉलिसियाँ बनाई हैं लेकिन वो कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसमें ये इस संगठन बैरियर में आएगा। नियम और अधिनियम, कुछ कठोर नियम अगर संगठन में बना रखे हैं। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि किसी को सुनी नहीं जाती है, अपनी चलाई जाती है। हिटलरशाही होती है ऑटोक्रेटिक टाइप की, तो वहाँ फिर बहुत दिक्कत आती है, एम्प्लॉय नहीं समझ पाते हैं। और नंबर 4, संगठन ढांचे की जटिलता। आपका संगठन ढांचा ही बहुत मुश्किल बना हुआ है, स्ट्रक्चर ही गलत है, तो वो उसमें आएगा। और नंबर 4, पर्सनल बैरियर, व्यक्तिगत बाधाएं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो अधिकारियों और अधीनस्थों से बीच में जो व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं। सत्ता के सामने चुनौती के भय के कारण उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को संप्रेषण ना करना। एक बॉस है, वो अपने को बॉस समझता है, वो बता ही नहीं रहा बात को, वो कह रहा है अपने आप, मतलब जो एक फॉर्मल तरीका उससे पहुंच जाएगी, थोड़ा प्राउड कर रहा है, जो कि गलत है। एक बॉस को एम्प्लॉय के लेवल पे जाके समझानी चाहिए। एक बॉस तो है 4th क्लास को, वो समझ नहीं रहा और अपने आप इंग्लिश झड़ जा रहा है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अधिकारियों की अधीनस्थों के प्रति विश्वास की कमी। मान लो बॉस है, वो अधीनस्थों के प्रति विश्वास नहीं रख रहा, हो सकता है सारे एम्प्लॉय नलायक हैं, गधे हैं, मुझे पता है, उनको पता ही नहीं कुछ, तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ये वाली बात यहाँ आएगी। नंबर 3, संप्रेषण में अनिच्छा। यदि सूचना नकारात्मक है तो उसका प्रभाव उन पर ही पड़ेगा। और नंबर 4, उपयुक्त प्रोत्साहन के लिए अभाव के कारण अधीनस्थ संचार हेतु कदम नहीं उठाए जाते। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, कोई सी भी एक केस स्टडी की फॉर्म में आएगी, आप अच्छे से इन्हें कर जाएँ। ये टोटल की टोटल 4 है। आप प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आप क्या सुधार कर सकते हैं? पहले, संदेशवाहन के पहले विचार और लक्ष्यों को स्पष्ट करना। कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन के विचार और लक्ष्य हैं आपके, जिस फॉर्म में आप पहुंचाना चाहते हैं, लक्ष्य पहले क्लियर कर लें, क्या करना है क्या नहीं करना। नंबर 2, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संप्रेषण। एक बॉस को वो नहीं बोलना चाहिए जो वो सीख कर आया है, एक बॉस को वो बोलना चाहिए जो एम्प्लॉई जिस लेवल पे जाके समझ सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। मान लो एक बॉस इंग्लिश बोल रहा है, 4th क्लास हिंदी में समझते हैं, जितने भी 4th ग्रेड है, सफाई वगैरह करते हैं, नहीं समझ में आएगी, तो उनके लेवल पे जाकर उन्हें समझाना चाहिए। नंबर 3, संप्रेषण से पहले दूसरों से सलाह लेना। अगर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बॉस का ज़्यादा अच्छा है अपने जो नियर एंड डियर बना उनसे एक बार डिस्कस कर ले और फिर वो कम्युनिकेट करे बात को। नंबर 4, संदेश की भाषा, शब्द, विषय के प्रति जागरूक रहना। उसकी भाषा आसान होनी चाहिए, सबको समझ में आए, और जो विषय वस्तु है वो उसी के बारे में बात होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता के लिए सहायक या मूल्यांकन संदेश प्रेषित करना, मतलब जो रिसीवर है, जो प्राप्त करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, उसके लेवल पे आके देना चाहिए। नंबर 6, और प्रतिपुष्टि निश्चित करना। प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक जरूर लें, इससे पता लग जाए हमारा कम्युनिकेशन ठीक रहा है नहीं कहा। और नंबर लास्ट, संदेश की समानता। जब कभी पुराने संदेश के स्थान पर नया संदेश भेजना हो तो उसमें परिवर्तन का वर्णन भी होना चाहिए। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अभी CBSE ने बोर्ड के पेपर की डेट डिक्लेयर नहीं करी है, लेकिन अभी तक ये फाइनल भी नहीं हुआ है कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो जब तक ना का ऑर्डर नहीं आ जाता, कोई लिखित में सर्कुलर नहीं आता, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे, अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इसी के साथ आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।